चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 20 नवंबर है आज। तो यहाँ पे एक फैसला आ रहा है सामने। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की मांग को लेकर याचिका लगाई थी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और फटकार लगाई है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक बेंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी। डीडीएमए ने दिल्ली आपदा प्रबंधन जिसको बोला जाएगा ने अपने आदेश में कहा कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ के जमा होने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये जो आज याचिका जो थी ये लगाई किसने थी? दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट ने लगाई थी। किसके फैसले के खिलाफ? डीडीएमए के फैसले के खिलाफ चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसको खारिज कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने। और साथ ही साथ में फटकार लगाई है, बोला है कि भाई आप अगर जिंदा रहेंगे तो त्योहार बहुत से मना सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट है इसने मांग की थी कि 1000 लोगों को एक हजार लोगों की अनुमति दी जाए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा करने के लिए। इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जब शादियों के लिए 15 लोगों की अनुमति है, 50 लोगों की अनुमति है, तो इस पूजा के लिए 1000 लोगों की अनुमति क्यों दी जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर सीधा सा उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो ऐसे बहुत से त्योहार मना सकते हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर सीधा यहाँ पे मना कर दिया कि किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी छठ पूजा के लिए, सार्वजनिक जगहों पर नहीं होने वाली पूजा। तो देख लेते हैं 20 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो देख लेते हैं 20 नवंबर सन 1902 में गांधी जी भारतीय समुदाय के अनुरोध पर दक्षिण अफ्रीका वापस गए थे और एशियाई विरोधी कानून के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई को पुनर्जीवित किया था। सन 1917 में कलकत्ता में जेसी बोस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। सन 1966 में प्रथम भारतीय निर्मित रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो चलिए काम की चीज हमको यहाँ पे मिल गई कि भारत की तरफ से पहला रॉकेट जो था, पहला भारतीय निर्मित रॉकेट जो था रोहिणी, जो कि लॉन्च किया गया था RH-75 जिसका नाम था रोहिणी RH-75 थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। 1982 में भास्कर द्वितीय भारत का दूसरा प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह रूसी प्रक्षेपण यान इंटरकोस्मोस द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। सन 1985 में 20 नवंबर के दिन, आज ही के दिन, बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में उतारा था। तो भाई इसके पहले जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता था, तो आज भी वो आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोला जाता है, वो विंडोज नहीं था। मतलब जो हम अभी देखते हैं GUI वैसा नहीं था। पहली बार 1985 में बिल गेट्स ने विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम उतारा था जिसमें आप कर्सर के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज की डेट में 20 तारीख को क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और साथ ही साथ में हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया छठ पूजा को लेकर। चलिए वापस आ जाते हैं अपने करंट क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है क्रिस गोपाल कृष्णन, राहुल सचदेवा, उर्जित पटेल या फिर बिमल जलान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का नया चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। क्योंकि हमारी जो क्लास रहती है रेगुलर रहती है, संडे को भी ऑफ नहीं रहती, जो कि रोज़ सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन, राहुल सचदेवा, उर्जित पटेल या फिर बिमल जलान। चलिए इसका आंसर है क्रिस गोपाल कृष्णन। इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र जिसको
बोला जाएगा आरबीआईएच की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर वित्तीय सेवा में नवोन्मेषण, नए जो आयाम लिखने जाने हैं, मतलब नए टेक्नोलॉजी के बारे में आप पता करना है और उसको प्रोत्साहन देना, तेजी के साथ नव प्रवर्तन, नए आइडियाज को लेकर आना, इसके लिए एक वातावरण सर्जित करने की बात यहाँ पे की गई है। इसीलिए कृष्ण गोपाल कृष्णन जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनको नवोन्मेषण केंद्र का मतलब आरबीआईएच इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बात करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन किया। आपको बताना है वो कौन है। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने अ प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन किया है? ऑप्शन है आपके पास विलियम क्लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, या फिर उसको डब्ल्यू बुश भी बोला जाता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, या फिर जॉर्ज वॉकर बुश। चलिए आप ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? चलिए इसका आंसर है बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि बराक ओबामा वर्ष 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। उनके पहले कार्यकाल में भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी। अ प्रॉमिस लैंड में उन्होंने उन पलों के बारे में जिक्र किया जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बिताए। उन्होंने इसमें उनके एक शालीन छवि की तारीफ भी की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बराक ओबामा के कार्यकाल पर ही विश्वविख्यात जो आतंकवादी जो था ओसामा बिन लादेन, वो मारा गया था। उसको पाकिस्तान में घुसकर वहां से लेकर आए और मारा था। तो ये जो कारनामा किया था उस समय अमेरिकी आर्मी ने जो काम किया था, उस समय बराक ओबामा जी ही उस समय राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला किया है? चलिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर सन 2020 को गोपाष्टी पर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की गई। गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका फैसला लेंगे, जिसमें पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के करा कुछ नहीं है। जो कुछ विभाग थे मंत्रिमंडल के, उनको जो पशुपालन से संबंधित, ग्रामीण से संबंधित, इन सभी को मिला के कर दिया है, एक गौ कैबिनेट बना दिया गया है। वहाँ पर ये सारे जो विभाग हैं उनको सम्मिलित कर दिया गया है। विभाग जो हैं पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व हो गया, गृह एवं किसान कल्याण, इन सबको मिलाकर गौ कैबिनेट में शामिल कर दिया गया है। तो जिसका मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है, मध्य प्रदेश सरकार को तो चलाना ही चलाना है, साथ ही साथ में गायों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, ये मेन देखना इनका काम रहेगा यहाँ पे गौ कैबिनेट का। चलिए आगे बात करेंगे। फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? आपको बताना है फीफा के द्वारा जो होने वाला था अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में होने वाला था, जो स्थगित कर दिया गया कोविड-19 की वजह से? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, रूस, या फिर भारत। चलिए इसका आंसर है भारत। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। कोरोना वायरस के कारण इस टूर्नामेंट को 2021 के लिए स्थगित किया गया था। यह फैसला फीफा परिषद के
उस ब्यूरो द्वारा लिया गया जिसने मौजूदा कोविड 19 महामारी के वैश्विक फुटबॉल पर पड़ रहे असर का आकलन किया है। भारत अब 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और कोस्टा रिका जो है वो अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो चलिए यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि अंडर 17 महिला विश्व कप की जो मेजबानी करने वाला है वो भारत करेगा 2022 में, और साथ ही साथ में कोस्टा रिका कंट्री है, कोस्टा रिका जो है वो अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा, वो भी कब 2022 में। तो 2022 में दो विश्व कप होने वाले हैं, अंडर 17 विश्व कप और अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसको बोला जाता है कि निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन है आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 4 साल। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया, कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। चलिए इसका आंसर है 1 साल। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वे इस साल 18 नवंबर को रिटायर्ड होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडेट में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उन्हें 19 नवंबर 2018 को ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने आईपीएस ऑफिसर के करनाल सिंह के रिटायरमेंट के बाद इस पद पर कार्यभार संभाला था। चलिए हमको काम की चीज क्या मिल गई कि संजय कुमार मिश्रा जी 1984 बैच के आयकर कैडेट के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। 18 नवंबर के ये रिटायर्ड होने वाले थे, परंतु उनको 1 साल के लिए उनकी सेवा को बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ में एक और चीज मिल गई काम की कि इसके पहले आईपीएस ऑफिसर करनाल सिंह ईडी के निदेशक थे। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप कमेंट में। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या फिर 4 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर है 1 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन किए जाने के कारण 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके लिए बैंकों की सर्विस सामान्य रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग विनियामक से पूर्व अनुमोदन अथवा बिना प्राधिकरण मंजूर के ड्रग पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। किस राज्य की पहली सांसद जिनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और साथ ही साथ पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल। चलिए इसका आंसर है हरियाणा। पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में जन्मी चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला सांसद 1977, हरियाणा की पहली महिला मंत्री 1964 से लेकर 66 और हरियाणा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष 1982 से 85। साथ ही साथ में चंद्रावती सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित पंजाब के बघरा से विधायक बनी थी। तो चलिए यहाँ पे काम की बात मिल गई हमको यहाँ पे कि पंजाब राज्य जो है जो अविभाजित था, पहले 1954 के टाइम की बात हो रही है, उस समय पे पहली विधायिका बनी थी, पहले विधायक बनी थी 1954 में। इसके बाद ये हरियाणा में सांसद बनी और फिर महिला मंत्री भी बनी और साथ ही साथ में नेता प्रतिपक्ष भी चुनी गई थी। उनका निधन हो गया 93 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है।
ऑप्शन है आपका 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की है? कितना पैसा जो है वो दान करने की बात करी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? कहां पर? आसियान प्रतिक्रिया कोष में, कोविड-19 एशियन प्रतिक्रिया कोष में। चलिए इसका आंसर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड पर आयोजित किया गया था। भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले ही प्रस्ताव की पुष्टि कर दी थी। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लिए, करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना है। चलिए तो यहाँ पे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना है रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 नवंबर सन 2020 को जारी किए गए अपने एक बयान में ये बताया कि इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह अध्यक्ष सेनापति क्रिस, इनका शॉर्ट जो चालू नाम है सेनापति है, गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक RBIH के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनोवेशन हब से मतलब यहाँ पे ये कि रिजर्व बैंक जो है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या इनोवेशन करना चाहती है, क्या उनको रिसर्च करना चाहिए, इसको लेकर एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। तो उस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन जी को। वर्तमान में वे स्टार्टअप विलेज के प्रमुख मेंटर हैं, जो विभिन्न स्टार्टअप के लिए एक ऊष्मायमान केंद्र इनोवेशन सेंटर भी है। RBIH के कार्य क्या रहने वाले हैं? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एक ऐसी इकोसिस्टम का निर्माण करेगा जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादन तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेगा। रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया ये हब प्रौद्योगिकी, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी सहयोग करेगा। यह फिनटेक, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचों को विकसित करने के साथ साथ स्टार्टअप एवं इनोवेटर्स के साथ मिलकर भी काम करने को बढ़ावा देगा। आंग सान सू की NLD पार्टी ने जीता म्यांमार का आम चुनाव। आंग सान सू की NLD पार्टी ने जीता म्यांमार का आम चुनाव। म्यांमार की नेता आंग सान सू की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीड फॉर डेमोक्रेसी, इसका शॉर्ट नेम है NLD, ने म्यांमार आम चुनाव 2020 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। इस पार्टी को आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर सन 2020 को म्यांमार के केंद्रीय चुनाव आयोग UEC द्वारा विजेता घोषित किया गया। नोबल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की का पहला कार्यकाल म्यांमार की पहली स्टेट काउंसलर के तौर पर काफी अशांत रहा, जिसे 2017 में राखीन राज्य में जाति रोहिंग्याओं पर क्रूर हमले के कारण पहचाना गया था, जिसके लिए उन्हें वैश्विक स्तर पर आलोचना भी सहनी पड़ी थी। परंतु अब दोबारा 2020 के चुनाव में ये स्पष्ट बहुमत के साथ वापस आई हैं। दिल्ली सरकार ने किया कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप का शुभारंभ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अस्पतालों तक सुरक्षित और समय पर आवाजाही के लिए 12 नवंबर सन 2020 को जीवन सेवा ऐप का शुभारंभ किया। इसे EVER कैब सेवा के सहयोग से शुरू किया गया है। एवरेया, यह ऐप लॉन्च करते समय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दिल्ली के ऐसे नागरिकों की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया जो होम आइसोलेशन में है। तो अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या बनती है, परेशानी लगती है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, तो वो इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेडिकल टीम के साथ में।
इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी ये भी देख लेते हैं। नागरिकों को इस ऐप के साथ कई ऐसे ई वाहनों की सुविधा भी मिलेगी जो जो मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कम गंभीर रोगियों को शहर के भीतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवागमन के लिए एम्बुलेंस के तौर पर इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक सवारी के उतरने के बाद भी प्रत्येक वाहन को ठीक से साफ किया जाएगा। कैबिन को भी अछूता रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया है, बताया जा रहा है कि जो कैबिन जो है मतलब जो ड्राइवर सीट वाला जो पोर्शन रहेगा उसको पूरी तरह से अछूता रखा जाएगा। साथ ही साथ में सवारी को उतरने के बाद प्रत्येक वाहन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यह अस्पताल और कोरोना वायरस केंद्रों में आवाजाही के लिए मुफ्त में परेशानी मुक्त व परिवहन प्रदान करेगा। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी क्योंकि मरीज ऐप के माध्यम से ड्राइवर से संपर्क कर सकेंगे। यह मरीजों को एक टच फ्री सुविधाजनक ड्राइव की भी सुविधा देगा। तो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू जो मरीज है बिना किसी को टच किए सुविधाजनक ड्राइव ले सकेगा अगर उसको जरूरत है तो। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है। वे प्रकृति के ऐसे शवभक्षी हैं जो जानवरों के शवों को खाकर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट के कारण यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गिद्धों के संरक्षण के पर्यावरण मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना 2020-2025 का उल्लेख करते हुए बताया कि सिर्फ 0.7 से लेके 0.4 से लेके 0.7 पशु शव जो डिक्लोफैन से प्रदूषित हैं गिद्धों की आबादी को कम करने के लिए पर्याप्त हैं। लगभग 207 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ इस अनुमोदित योजना को 2020-25 में त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और में गिद्धों के 5 अतिरिक्त संरक्षित प्रजनन केंद्रों की स्थापना भी शामिल होगी। इस योजना में मध्य भारत में भोपाल, उत्तर भारत में हरियाणा, दक्षिण भारत में हैदराबाद और पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 4 बचाव केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव शामिल है। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।